बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद जॉन हुसैन है। इस वक्त मैं तेहरान से आपके साथ मौजूद हूँ। आज 25 अप्रैल है और तकरीबन 10:30 बज रहा है। हमें अभी भी खबर मिली है कि अब्बास अरागची साहब अपना जो वफ़द था जिसमें लीगल एक्सपर्ट्स थे और सियासी लोग थे, उस वफ़द को लेके वो पाकिस्तान से रवाना हो चुके हैं। वो मस्कत जा रहे हैं और उसके बाद रशिया जाएंगे। मैंने कल आपको बताया था कि अब्बास अरागची साहब बात नहीं करेंगे अमेरिकन के साथ। फिर भी काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि नहीं जी, वो तो आ ही अमेरिकन से बात करने के लिए रहे हैं, सब कुछ तैयार हो चुका है और अभी डील मुकम्मल होने वाली है। मैं रीजंस बताऊंगा कि अब्बास अरागची साहब क्यों गए पाकिस्तान, क्या वजूहात हैं, क्या उन्होंने कहा पाकिस्तानी वक्त को, जो मेरी सोर्सेज के मुताबिक मुझे पता है। और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि वो ओमान क्यों जा रहे हैं और रशिया क्यों जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि इस चीज को डिस्कस किया जाए और उसके बाद मैं जो मिलिट्री प्रिपरेशंस हैं और आगे क्या होगा उसके सिनेरियो को डिस्कस करने से पहले बात करना चाहूंगा और एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा काइंडली अपने सारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं, जितने भी मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं, जो कि कॉन्स्टेंटली इतने दिनों से बातचीत कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि ईरानी क्यों नहीं आए, उनके अंदर डिवाइड है, उनके अंदर मसले मसाइल हैं। और मुझे हैरत होती है इस बात पे कि किस तरीके से एक जहनी बीमार बंदे की बात को आप इतना सीरियसली लेके जो उसने कह दिया उसके पीछे जो है वो कमेंट्री कर रहे हैं। जबकि पाकिस्तान की ऑफिशियल गवर्नमेंट ने आज इसहाक डार साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्लियरली कहा कि कोई भी स्पेक्यूलेटिव चीज़ें आप ना करें, कोई भी ऐसी चीज़ें ना करें जो कि स्पेक्यूलेटिव हों। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स को देखें और इसमें जाहिर है एक प्रॉब्लम नजर आती है कि जहां यूएस के अंदर इतना डिवाइड है उसकी डिस्कशन नहीं हो रही, लेकिन डिस्कशन इसकी हो रही है कि ईरान के अंदर कितना डिवाइड है, जिसको बार बार ईरानी क्लैरिफाई कर रहे हैं और कोई दलील के बगैर जो है वो लोग ये बातें फिर भी फैला रहे हैं। इससे इमेज अच्छा नहीं जाता, लोगों को अच्छा फील नहीं होता और एक पोजीशन जो पाकिस्तान ने इतनी मेहनत से, पाकिस्तान की आवाम ने और पाकिस्तान की हुकूमत ने इतनी मेहनत से पोजीशन बनाई है, उस पोजीशन को भी खतरा हो सकता है इन जर्नलिस्ट के, इन एनालिस्ट के और इन यूट्यूबर्स के स्टेटमेंट से। इस बात का हरगिज ये मतलब नहीं है कि ईरान पाकिस्तान के ऊपर भरोसा नहीं करता, क्योंकि अब्बास अरागची साहब ने अभी भी अप्रिशिएट किया पाकिस्तान से मिलने के बाद, उन्होंने तारीफ की पाकिस्तान के रोल की एज अ मीडिएटर। तो आगे अगर बढ़े और बात करें तो इस्लामाबाद के अंदर लॉकडाउन अब खुल चुका है। इस्लामाबाद के अंदर जो है वो इंस्ट्रक्शंस जारी हो गई हैं। इसके साथ साथ हमें नजर आ रहा है कि अब्बास अरागची साहब जो गए हैं उनके दौरे में मेरी ऑफिशियल से जो बात हुई है उसके मुताबिक अब्बास अरागची साहब एक क्लियर स्टेटमेंट लेके गए ईरान की तरफ से और उसके अंदर उन्होंने बेसिकली बताया कि इस वक्त अमेरिका के पास क्या क्या ऑप्शन हैं। अब्बास अरागची साहब ने पहली बात जो की वो ये की मेरे मालूमात के मुताबिक कि एक अग्रीमेंट जो फ्रेमवर्क बने यूएस और ईरान के बीच में, उसको अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से एक इक्वल बैलेंस पोजीशन पे रख के वो फ्रेमवर्क बनाया जाएगा और इसके अंदर इकोनॉमिकली और लीगली जो चीज़ें परमिसिबल हैं वही उसके अंदर डिस्कस होंगी। अगर ये अग्रीमेंट अमेरिका को करना है तो वेल एंड गुड, नहीं करना तो दूसरा ऑप्शन ये है कि हम मिलिट्री जो कन्फ्रंटेशन है, जो जंग है, उसको दोबारा शुरू कर सकते हैं, जबकि ईरान ये चीज़ नहीं चाहता। और क्योंकि जाहिर है ईरान के ऊपर सीज लगी हुई है इस वक्त, तो ईरान को थर्ड टाइम ईरान चांसेस नहीं लेगा कि उसके ऊपर दोबारा हमला हो जाए, कि अगर फिर भी ब्रेक थ्रू हो सकता है, नेगोशिएशन हो सकते हैं, इस आड़ में ईरान जो है वो ज़्यादा इंतजार नहीं कर सकता। तीसरा ऑप्शन ये भी है कि अमेरिका अपनी सीज खत्म करे और स्ट्रेट को छोड़ के जो ब्लॉकेड है उन्होंने लगाया हुआ है उसको छोड़ के चला जाए। अब ये विटकॉफ और कुशनर जो आ रहे थे और लोग कह रहे थे कि नहीं हतमी तौर पे बात होगी और आगे 48 घंटे में कुछ लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि ईरान और अमेरिका बैठ जाएं और अभी तो ईरानी जो है वो अग्री करके चले गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। ईरान ने अपनी डिमांड्स बता दी हैं, ईरान ने अपना स्टेटमेंट दे दिया है, अमेरिका को पहुंचा दिया है पाकिस्तान के थ्रू, और उसके ऊपर अगर कोई डेवलपमेंट होती है, अमेरिका की तरफ से रजामंदी होती है, तो ही बात आगे बढ़ेगी और हो सकता है कि दोनों पार्टीज दोबारा बैठ जाए। लेकिन नेगोशिएशंस इस वक्त इनडायरेक्टली जो है वो एक्सपेक्टेड है कि इनडायरेक्टली नेगोशिएशंस पाकिस्तान के थ्रू ही कंटिन्यू रहेंगी। इसके साथ साथ ये जो ओमान का विजिट है, ओमान के विजिट का रीज़न, प्राइमरीली रीज़न जो है, जो मुझे पता है, वो ये है कि जो खलीजी ममालिक की, जो खलीज फ़ारस की जो ममालिक हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, उनकी जो सूरत हाल है, उसको डिस्कस किया जाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ऊपर जो लीगल फ्रेमवर्क ईरान बनाना चाह रहा है उसके साथ ओमान के साथ कोऑर्डिनेशन उसकी की जाए और डिटेल्स पे काम किया जाए। फिर उसके बाद रशिया जाने का जो मकसद है अब्बास अरागची साहब का, वो ये है कि रशिया ने पहले सिक्योरिटी काउंसिल ने बताया था कि अमेरिकन ट्रूप्स की थ्रेट है, अमेरिका के अटैक की थ्रेट है, उसको मैं डिस्कस करूंगा कि कैसे थ्रेट है और क्यों थ्रेट है। और सर्गे लेवरोव जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं रशिया के, उन्होंने भी कहा कि अटैक हो सकता है। तो मिलिट्री कोऑपरेशन और स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन के हवाले से और ज्यादा बातें होंगी वहां पे, और गारंटीज के हवाले से भी शायद बातें हो जाएं उस दौरे के अंदर। इसके अंदर हमें नजर आ रहा है, अब अगर बात करें कि आगे क्या होगा, इसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि अगर चीजें जंग की तरफ जाती हैं तो ईरानी इस वक्त बिल्कुल जंग की जो प्रेपरेशंस हैं वो रेडी करके बैठे हुए हैं। ईरान के मुताबिक जो इस वक्त 3 करोड़ से ज्यादा लोग इस वक्त
जानम फदा ईरान जो कैंपेन है, जिसके अंदर ईरान के लोग वॉलंटियरली रेडी करते हैं अपने आप को कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं, उसमें लोग रजिस्टर कर चुके हैं। और डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा है ईरान की कि ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटीज अभी तक अनयूज्ड हैं, जो नई मिसाइल्स हैं उन्होंने नहीं इस्तेमाल की हैं। और डोमेस्टिक प्रोडक्शन 1000 तरह के वेपन्स की जो है वो हुई हुई है ईरान के अंदर। 1000 तरह के वेपन्स हैं ईरान के पास जो यूज हो सकते हैं। ये कोई किसी एनालिस्ट ने या किसी ऑपेड के राइटर ने नहीं ये बात कही, ये बात कही है ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाईनिक ने, जो कि स्पोक्स पर्सन है मिलिट्री के। और इसके अंदर उन्होंने कहा है कि ऑल आउट अग्रेशन के लिए हम तैयार हैं अगर अमेरिका की तरफ से होती है। और यहां पे रिटेलिटरी पोजीशन जो है वो ईरान ने ले ली है। इस वक्त तैयारी पूरी मुकम्मल हो चुकी है। 9000 कंपनीज हैं जो कि कोऑपरेट कर रही हैं आर्म फोर्सेस के साथ और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, अकॉर्डिंग टू द स्पोक्स पर्सन ऑफ द डिफेंस फोर्सेस, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के स्पोक्स पर्सन। अच्छा जी, आगे ये भी बात हुई है कि क्लोजर के बाद अभी इस वक्त पोजीशन ये नजर आ रही है कि नेवल ब्लॉकेड जो हुआ था उसमें फाइनेंशियल टाइम्स ने कहा था कि 34 कश्तियां ईरान की जो टैंकर्स हैं वो पास किए हैं। स्टेट अपनी कश्तियां भेज रहा है, लेकिन जो प्राइवेट जो शिपिंग लाइंस हैं वो डर रही हैं अपनी कश्तियां भेजने से आगे। और जाहिर है ब्लॉकेड मुतासर कर रहा है ईरान को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान ब्लॉकेड की आड़ में आके बात कर लेगा, क्योंकि तैयारी बहरहाल नजर आ रही है ईरान की। साथ ही साथ अमेरिका की अगर बात करें, यूएस के पोस्टर में हमें नजर आ रहा है कि बहुत सारी तैयारी अमेरिका ने की हुई है। इसके अंदर 3 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हैं, जिसके अंदर इब्राहिम लिंकन, जेरल्ड आर फोर्ड और जॉर्ज एच.डब्ल्यू. बुश, जो कि 23 अप्रैल के करीब जो है पहुंचेगा रीजन के अंदर, वो तैयारी जो है वो आ चुकी है। अमेरिका की तरफ से 220 शिप्स भी हैं, 20 नेवी शिप्स हैं इसके अंदर, और उसके साथ साथ 500 एयरक्राफ्ट अमेरिका के स्टेशन हैं इस रीजन के अंदर। इसके साथ साथ 82nd एयरबोर्ड डिवीजन के ट्रूप्स जो एलीट फाइटर्स हैं वो भी मौजूद हैं। 72nd रेंजर रेजिमेंट भी मौजूद है, और एक सिवियर मिलिट्री बिल्डअप रोजाना की बुनियाद पे जो जहाज आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज के अंदर आ रहे हैं। तो अगर जंग होती है और कोई कंट्री सपोर्ट करती है अमेरिका को इस जंग के अंदर, तो बगैर कुछ देखे जवाबी कार्रवाई उस मुल्क के खिलाफ की जाएगी, उन बेसिस के अंदर या उन फैसिलिटीज के अंदर जो सपोर्ट करेंगी अमेरिका को इन अटैक्स में, ये ईरानियों का कहना है। एक खबर और बताऊं तो अभी डिटेल्स रिलीज हो चुकी हैं उन 2 इजराइल के अंदर स्पाइस, जो ईरान के स्पाइस थे। एयरबेस टेल नॉफ एयरबेस के अंदर ईरान ने 2 टेक्नीशियंस को, एयरफोर्स के टेक्नीशियंस को, जो F-15 फाइटर्स के ऊपर काम कर रहे थे और दूसरी प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, उनको रिक्रूट किया सक्सेसफुली। कितने में? $1300 में। और उनके थ्रू इंटेलिजेंस गैदर की। किस चीज़ की इंटेलिजेंस गैदर की और कैसे ये सारा सिलसिला हुआ? फरवरी 2025 के अंदर इन्होंने राब्ता किया उन लोगों से, और इन लोगों के साथ फरवरी से ही ये लोग जो है वो कांटेक्ट में थे। और इसके अंदर कांटेक्ट हुआ टेलीग्राम की जो सर्विस है, मैसेजिंग सर्विस है, उसके थ्रू। और सोल्जर्स ने क्या प्रोवाइड किया? इन सोल्जर्स ने, जो एयरफोर्स के सोल्जर्स थे, उन्होंने फोटोज प्रोवाइड की फाइटर जेट के जो इंजन है उसकी, और कॉकपिट एरिया की फोटो प्रोवाइड की। और उसके साथ साथ यहाँ पे जो ट्रेनर है उसकी तस्वीर, जो बेस है उसकी तस्वीर, मिलिट्री ट्रेनिंग मटेरियल्स की तस्वीरें, फाइटर जेट के सिस्टम की डॉक्यूमेंटेशन और फुटेजेस बाकायदा जो है वो प्रोवाइड की गई ईरानियों को, जिसके अंदर हमें नजर आ रहा है कि ईरानी स्पाइस अभी भी इसराइल के अंदर हैं। बात तो बहुत होती है कि अमेरिका और इसराइल के स्पाइस ईरान के अंदर बहुत हैं, लेकिन किसको पता है कि इसराइल के अंदर 400 गुना सर्ज हुआ है। गाजा वॉर के बाद 400 गुना सर्ज हुआ है उन केसेस का, जिन केसेस में हमें पाया जाता है कि इजराइल के अंदर ईरानी स्पाइस मौजूद हों। और अभी उनको सजा भी दी जा चुकी है, अनाउंस कर दी है, लेकिन आगे क्या होगा ये हमें पता नहीं चलेगा। बहरहाल ईरान में इस वक्त हैंडलर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं इजराइल को किसी तरीके से अपना नेटवर्क बनाने के लिए। लो रिस्क जॉब देते हैं सबसे पहले, जैसे कि फॉर एग्जांपल स्प्रे पेंट करके आओ, ग्रेफिटी बना के आओ दीवार के ऊपर, और फिर आहिस्ता 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 उसको एस्केलेट करते हुए टास्क बढ़ाते हैं। और ये जो डॉलर्स देते हैं वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू इन लोगों को देते हैं। कुछ लोगों को जो है वो परमानेंटली भी रखा हुआ है और कुछ लोगों को टेम्पररी भी रखा हुआ है। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं, रैस कोहेन 36 साल नौजवान रिजर्विस्ट जो था आयरन डोम का, आयरन डोम के रिजर्विस्ट ने उसने डिटेल दी, जीपीएस कोऑर्डिनेट्स दिए ईरान को कि किधर बेसिस है, किधर आयरन डोम डिफेंसेस लगे हुए हैं, और उसके कोऑर्डिनेट्स प्रोवाइड किए गए। एक 14 साल का बच्चा 2026 मार्च में इंडाइटेड हुआ था, और वो भी टेलीग्राम से ही ईरान ने उसको रिक्रूट किया था। और उसने किरिया के ऊपर जो रमदगान की फैसिलिटीज़ हैं उनको उनकी भी तस्वीर दी, उनको भी स्प्रे पेंट किया। और उसके साथ साथ 7 इजरायली और ऐसे पकड़े गए जिन्होंने 600 के करीब मिशंस जो हैं वो किए हैं अकॉर्डिंग टू डिफरेंट सोर्सेज। और टोटल रकम इसके अंदर इजराइल के अकॉर्डिंग $3 लाख जो है वो यूज हुई है अकॉर्डिंग टू जेरूसलम पोस्ट एंड हेरिट्स।
और भी लोग हैं, 4 एक्टिव ड्यूटी ऑफिसर्स हैं अप्रैल 2026। ये सारा जो टाइम पीरियड है पुराना नहीं है, ये सारा 2025-2026 के दौरान है। इसमें भी 4 एक्टिव ड्यूटी सोल्जर्स को जो है वो एक्सप्लोजिव प्रोडक्शन के ऊपर अरेस्ट किया गया, ईरान के लिए स्पाई कर रहे थे ऐसा इल्जाम लगाया गया। अली जाबिर और दूसरे लोग जो सिविलियंस थे उनको भी फोटोग्राफ लेते हुए, ओवादा एयरबेस की फोटोग्राफ लेते हुए पकड़ा गया, और उस वक्त रेनोवेशन वर्क चल रहा था और ये टारगेट्स दोबारा एंगेज किए ईरान ने। इसी के साथ साथ सादी हाइक और अशरफ शत्रूत, इनको भी कांटेक्ट किया गया टेलीग्राम के थ्रू, और इन्होंने भी जो है वो यूएस इजरायली अटैक प्लान्स की डॉक्यूमेंटेशन दी और ट्रेनिंग की जो डॉक्यूमेंट्स थे वो भी प्रोवाइड किए। और इसके साथ साथ पहले भी ऐसे केसेस हो चुके हैं जहां पे हमें नजर आया है कि ईरान इस वक्त इजराइल के अंदर अपना नेटवर्क बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। इसके अंदर एक ग्रोइंग डिस्कंटेंट या जो नाराजगी इजरायलियों की खुद की है वो ये भी है कि नेतन्याहू इस जंग के अंदर धकेल रहा है इजरायलियों को, और वो नहीं चाहते कि जंग बढ़े या जंग इंक्रीज हो। और गाजा की जंग के बाद सेंटिमेंट इजराइल के खिलाफ इजराइल के अंदर के लोगों का बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, उधर प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं। इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।